दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना। डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। नमस्कार बच्चों, मैं पूजा श्रीवास्तव, प्रवक्ता राजकीय बालिका इंटर कॉलेज माल लखनऊ से आपके समक्ष समाजशास्त्र विषय लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज हम समाजशास्त्र के खंड क समाजशास्त्र परिचय के प्रथम अध्याय समाजशास्त्र और समाज का पहला भाग लेकर उपस्थित हैं और पहला भाग का हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज हमारी चर्चा के निम्नलिखित बिंदु रहेंगे: व्यक्ति और समाज का अंतर संबंध, समाजशास्त्रीय कल्पनाएं, व्यक्तिगत समस्याएं और जनहित के मुद्दे, समाजों में बहुलताएं और असमानताएं, समाजशास्त्र का परिचय, अर्थ, परिभाषाएं और प्रकृति, समाजशास्त्र और सामान्य बौद्धिक ज्ञान। उम्मीद है बच्चों, इस पाठ को पढ़ने के बाद समाजशास्त्र में आपकी रुचि और भी दृढ़ होगी। इस पाठ का उद्देश्य ही है बच्चों आपको समाजशास्त्र विषय से परिचित कराना, क्योंकि कक्षा 11 में समाजशास्त्र आपके लिए एक नया विषय है। आप प्रथम बार इसका अध्ययन कर रहे हैं, इसीलिए इस पाठ का जो प्रथम उद्देश्य है वो ये है कि आपको समाजशास्त्र विषय से परिचित कराया जाए। आपको व्यक्ति और समाज के मध्य घनिष्ठ संबंधों के प्रति जागरूक करना और सामाजिक संबंधों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता पर बल देना इस पाठ का प्रमुख उद्देश्य है। बच्चों, सबसे पहले हम व्यक्ति और समाज के अंतर संबंधों की बात करेंगे। व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक होते हैं। बच्चों, व्यक्ति और समाज दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। न तो व्यक्ति के बिना समाज का अस्तित्व है और न ही समाज के बिना व्यक्ति का अस्तित्व होता है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो जन्म से ही मृत्यु तक उसका संपूर्ण जीवन समाज में ही व्यतीत होता है। मनुष्य क्रमशः बहुत सारे सामाजिक संबंधों से जुड़ जाता है। जैसे जब वो जन्म लेता है तो अपने परिवार से, फिर अपने नातेदारों से, क्रीड़ा समूह से, विद्यालय से और उसके बाद अपने कार्यक्षेत्र में औपचारिक और अनौपचारिक संबंधों से जुड़ जाता है। तो बच्चों, समाज और व्यक्ति जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा परस्पर घनिष्ठ संबंधित हैं। व्यक्ति, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है और उसका संपूर्ण जीवन समाज में ही व्यतीत होता है। ऐसा क्यों है? व्यक्ति को समाज की आवश्यकता क्यों होती है? इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण ये है कि मनुष्य जो है उसके अंदर एक समूहशीलता की मूल प्रवृत्ति होती है, जिसको कि ग्रेगरियस इंस्टिंक्ट कहते हैं। तो बच्चों, ये जो समूहशीलता की मूल प्रवृत्ति होती है, ये मनुष्य को प्रेरणा देती है कि मनुष्य समूह में या अन्य व्यक्तियों के साथ रहे, क्योंकि अकेला रहना वो पसंद नहीं करता है। दूसरी बात ये भी है बच्चों कि मनुष्य अपनी जैविक आवश्यकताओं के लिए, अपनी सामाजिक सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के लिए, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के लिए और आर्थिक ज़रूरतों के लिए भी दूसरे लोगों से जुड़ना चाहता है और इसके लिए वो विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंध स्थापित करता है। तो बच्चों, हमने देखा कि कैसे व्यक्ति जो है समाज पर आश्रित है। ठीक इसी तरह से समाज भी व्यक्ति पर आश्रित है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ही समाज की इकाई है। बच्चों, जिस तरह से हमारा शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है, उसी प्रकार से समाज भी व्यक्तियों से मिलकर बनता है। ये व्यक्तियों का समुच्चय है। यदि व्यक्ति नहीं होगा तो समाज भी नहीं होगा। समाजशास्त्र की जो विशेष रुचि है वो सामाजिक संबंधों में ही होती है।
समाजशास्त्र मानव समाज का समग्र रूप में अध्ययन करता है। बच्चों, समाजशास्त्र मानव समाज का एक इन टोटलिटी में यानी पूरी तरह से समग्र रूप में अध्ययन करता है। मनुष्य के जीवन के प्रत्येक पक्ष का अध्ययन करना और विशेष रूप से सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। व्यक्तिगत समस्या और जनहित के मुद्दे आपस में संबंधित हैं। हम आगे इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। समाजशास्त्र समाज का व्यवस्थित अध्ययन करने पर बल देता है। बच्चों, समाजशास्त्र की आवश्यकता ही इसलिए पड़ी क्योंकि व्यक्ति और समाज परस्पर घनिष्ठ संबंधित हैं, जैसा अभी आपको हमने बताया। तो समाज का व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना ये समाजशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो समाजशास्त्र में समाजशास्त्र का सामाजिक घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन व्याख्या होती है। अब बच्चों, हम बात करते हैं समाजशास्त्रीय कल्पनाओं की। समाजशास्त्रीय कल्पनाएं, ये जो टर्म है, ये जो अवधारणा है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये 1959 में सी राइट मिल्स, जो कि अमेरिकन समाजशास्त्री हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में इसकी चर्चा की है। वो ये कहते हैं कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे से इतना ज़्यादा गुथे हुए हैं, इतना ज़्यादा बंधे हुए हैं कि जो व्यक्ति की समस्या है वो वास्तव में समाज की समस्या हो जाती है। यानी व्यक्तिगत मुद्दों और समाज शास्त्र और जनहित के मुद्दे वो परस्पर संबंधित होते हैं। इसको हम एक उदाहरण से बच्चों समझ सकते हैं कि जैसे गृह विहीनता या होमलेसनेस की जो समस्या है। अगर हम सामान्य समझ से देखें तो होमलेसनेस की समस्या केवल एक व्यक्ति की समस्या है। यदि सामाजिक बोध से हम इसको देखते हैं तो ये एक व्यक्ति के भाग्य की देन है। लेकिन समाजशास्त्र इतने पे नहीं रुकता। ये इसके पीछे क्या, इसके पीछे आंतरिक कारण है इसके, उसको खोजने का प्रयत्न करता है। यदि होमलेसनेस है, यदि गृह विहीनता है, तो वास्तव में वो उस सामाजिक संरचना की विसंगति का परिणाम है। व्यक्ति का दोष कम है और उस समाज की सामाजिक संरचना की विसंगति का ये एक महत्वपूर्ण परिणाम हो सकता है और समाजशास्त्र इसी की खोज करता है। और इसीलिए ये जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो जब पब्लिक इंटरेस्ट में बदल जाता है, इसीलिए सरकारें भी बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं चलाती हैं। जैसे गृह विहीनता की समस्या को हल करने के लिए सरकारें मुफ्त आवास या सस्ते आवासों की व्यवस्था करती हैं। बच्चों, अब हम बात करते हैं समाजों में बहुलताओं और असमानताओं की। बच्चों, हम जिस समाज में रहते हैं उसमें विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। जब हम बात करते हैं हमारा समाज, तो वास्तव में हमारा तात्पर्य किस प्रकार के समाज से है? क्या हमारा धार्मिक समाज, या हमारा भाषाई समाज, या हमारा जातीय समाज, या हमारा समुदाय? इस प्रकार से एक व्यक्ति विभिन्न प्रकार की पहचानों से जुड़ा रहता है। तो वास्तव में जब हम समाज की बात कर रहे हैं तो हम किस प्रकार के समाज की बात कर रहे हैं? और इन्हीं बहुलताओं के आधार पे बहुत सारी असमानताएं भी जन्म लेती हैं। जैसे लिंग के आधार पे असमानता, वर्गीय असमानता, जातिगत असमानता, अवसरों की उपलब्धता के आधार पे असमानता, शारीरिक और बौद्धिक क्षमता के आधार पे असमानता, और आयु इत्यादि कई पक्ष हैं जिनके आधार पे समाज में असमानता पाई जाती है। समाजशास्त्र का कार्य इन्हीं बहुलताओं और इनसे उपजी हुई असमानताओं का अध्ययन करना है। इसीलिए समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान कहा जाता है। बच्चों, अब हम बात करते हैं समाजशास्त्र के अर्थ की। समाजशास्त्र को अंग्रेज़ी भाषा में सोशियोलॉजी कहते हैं। सोशियोलॉजी जो शब्द है बच्चों, वो दो भाषाओं के मेल से बना है। लैटिन भाषा का सोशियस और ग्रीक भाषा का लॉगस। सोशियस का अर्थ होता है सोसाइटी या समाज, और लॉगस का अर्थ होता है लॉजी
साइंटिफिक स्टडी या विज्ञान। इस तरह से समाजशास्त्र समाज का विधिवत अध्ययन करने वाला विज्ञान है। बच्चों, समाजशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय फ्रांसीसी समाजशास्त्री ऑगस्ट कॉम्ट को जाता है, जिन्होंने 1838 में सबसे पहले सोशियोलॉजी इस नाम का प्रयोग किया था। इसीलिए ऑगस्ट कॉम्ट को फादर ऑफ सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। बच्चों, समाजशास्त्र को हम इन समाजशास्त्रीय परिभाषाओं के द्वारा और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पे विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाएं हैं। गिन्सबर्ग कहते हैं कि समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। एल.एफ. वॉर्ड का कहना है कि समाजशास्त्र सामाजिक घटना, वस्तु अथवा समाज का विज्ञान है। मैकाइवर और पेज समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, इस बात की चर्चा करते हैं। ऑकबर्न और निमकॉफ का कहना है कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है। गिडिंग्स का कहना है कि समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या है। इसी प्रकार से अन्य समाजशास्त्रियों ने भी समाजशास्त्र की परिभाषाएं दी हैं। इस तरह से बच्चों, समाजशास्त्र का जो प्रमुख रुचि या प्रमुख फोकस, जो मेन फोकस होता है, वो सामाजिक संबंध होते हैं। समाजशास्त्र विषय की रुचि सामाजिक संबंधों, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक अंतरक्रियाओं इत्यादि का अध्ययन करने में है। अब हम बात करते हैं बच्चों समाजशास्त्र की प्रकृति की। समाजशास्त्र अपनी प्रकृति में क्या है? वास्तव में समाजशास्त्र विज्ञान होने का गुण रखता है। विज्ञान का क्या अर्थ होता है बच्चों? विज्ञान का अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान। कोई भी विषय तभी विज्ञान कहलाता है जब उसमें अध्ययन करने की अपनी वैज्ञानिक विधियां हों, जिसके द्वारा वो सत्य तक पहुंच सके, वास्तविकता तक पहुंच सके। समाजशास्त्र भी यही करता है। समाजशास्त्र भी विज्ञान है। ये किस तरह से विज्ञान है, ये आप यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे। समाजशास्त्र की अपनी विशिष्ट शब्दावली होती है। समाजशास्त्र के पास अपनी एक विशिष्ट वैज्ञानिक शब्दावली होती है, जिसमें प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है और हम कोई भी शब्द का प्रयोग यूं ही नहीं करते हैं। उसके वास्तविक अर्थ को, उसके समाजशास्त्रीय अर्थ को समझते हुए ही हम उस शब्द का प्रयोग करते हैं, और ये सामान्य समझ से थोड़ा अलग भी होता है। जैसे बच्चों, समाज, समुदाय, समिति, संस्था, समाजीकरण, श्वेतवसन अपराध इत्यादि बहुत सी अवधारणाएं हैं। इसके बाद बात करते हैं बच्चों, समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। समाजशास्त्र में विज्ञान की तरह ही अपनी वैज्ञानिक पद्धतियां होती हैं। इसके माध्यम से ये सामाजिक घटनाओं के पीछे जो वास्तविक कारण हैं, उन तक पहुंच पाता है। कई वैज्ञानिक पद्धतियों में से कुछ का हम आपको नाम बताते हैं, जैसे बच्चों समाजमिति पद्धति है, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची, प्रतिचयन और बहुत सी सांख्यिकी पद्धतियाँ। तथ्यों का तटस्थ अवलोकन। बच्चों, समाजशास्त्र तथ्यों का तटस्थ होकर अवलोकन करता है। तटस्थ का अर्थ होता है कि किसी भी घटना में बिना इन्वॉल्व हुए उसका अवलोकन करना या निष्पक्ष अध्ययन करना। समाजशास्त्री भी यही कार्य करता है बच्चों।
समाजशास्त्री किसी सामाजिक घटना का अवलोकन करता है, लेकिन उसमें अपनी पसंदगी या नापसंदगी, अपनी जो निजी विचार हैं उनका वो उसमें मेल नहीं करता। जो चीज़ जैसी है उसका वैसा ही अध्ययन करना, ये समाजशास्त्र की विशेषता है। समाजशास्त्र क्या है का वर्णन करता है। बच्चों, समाजशास्त्र की प्रकृति का एक प्रमुख पहलू ये भी है कि समाजशास्त्र क्या है इस बात का वर्णन करता है, न कि क्या होना चाहिए। जैसे बाल अपराध। बच्चों, बाल अपराध, यदि किसी समाज में बाल अपराध की समस्या है तो ये समस्या क्यों है, इसके पीछे क्या कारण हैं, इस समस्या से समाज के अन्य पक्ष किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं, इस समस्या का निदान कैसे हो सकता है और इस समस्या के निदान के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, ये कार्य समाजशास्त्र का है। समाज में अगर बाल अपराध न होता तो कितना अच्छा होता, समाज कितना सभ्य और सुंदर होता। इस तरह की आदर्शात्मक कल्पनाओं का समाजशास्त्र में कोई स्थान नहीं है। फिर मैं कहूँगी उसी बात को कि समाजशास्त्र तथ्यों का जैसा है बिल्कुल वैसा ही अध्ययन करता है, एज इट इज स्टडी। कार्य कारण संबंध का स्पष्टीकरण। बच्चों, प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है और समाजशास्त्री की रुचि उसी कारण को ढूंढने में होती है। बच्चों, अब हम बात करते हैं कार्य कारण संबंधों के स्पष्टीकरण की। प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। बिना कारण के समाज में कोई भी घटना जन्म नहीं लेती है। समाजशास्त्री की रुचि घटना के इन्हीं वास्तविक कारणों तक पहुंचने में होती है। बच्चों, कार्य कारण संबंधों को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जिस तरह से सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार एक सामाजिक समस्या है और सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार क्यों है, इसका क्या कारण है और ये भ्रष्टाचार की समस्या समाज को व्यापक रूप में या व्यापक पैमाने पे किस तरह से प्रभावित करती है, इस कारण का खोज करना ये समाजशास्त्र की रुचि का विषय है। सिद्धांतों की परीक्षा और पुनर्परीक्षा संभव। बच्चों, विज्ञान की एक विशेषता ये है कि ये सिद्धांतों की परीक्षा और पुनर्परीक्षा करने में सक्षम है और प्रत्येक बार परिणाम भी वैसा ही होता है। जैसे एक साधारण एग्जाम्पल से हम आपको इसको समझाएंगे कि यदि आप पेट्रोल में आग लगाते हैं तो पेट्रोल जहाँ भी पड़ा होगा वो बहुत तेज़ी से धधक उठेगा। ये पेट्रोल के अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो ज्वलनशील होते हैं। यदि पेट्रोल को आप आज यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट करें तो तब भी आग लगेगी और यदि आप जो है किसी अन्य क्षेत्र में जाके यही एक्सपेरिमेंट करें तब भी वही परिणाम होगा। यदि इस समय आप ये एक्सपेरिमेंट करें तब भी आपको यही देखने को मिलेगा कि पेट्रोल में आग बहुत आसानी से लग जाती है। इसी तरह से इसको हम वैज्ञानिक सिद्धांत कहते हैं, जिसकी परीक्षा और पुनर्परीक्षा किसी भी समय, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में संभव है और प्रत्येक बार परिणाम वही होता है। इसी तरह से समाजशास्त्र में भी सिद्धांतों की परीक्षा और पुनर्परीक्षा संभव होती है। जैसे गंदी बस्तियां अपराध की जननी होती हैं, अर्थात अपराध का जन्म गंदी बस्तियों से होता है। यदि आप भारत की स्लम्स या गंदी बस्तियों के परिप्रेक्ष्य में देखें तब भी आप यही परिणाम पाएंगे। यदि आप किसी अन्य देश की गंदी बस्तियों का अध्ययन करें तब भी आप यही परिणाम पाएंगे कि गंदी बस्तियों का जो वातावरण है या वहाँ की जो भौतिक परिस्थितियाँ हैं उनकी वजह से, भौतिक और वहाँ की जो सामाजिक परिस्थितियाँ हैं उनकी वजह से अपराध को
जो है प्रेरणा मिलती है, अपराध वहाँ से उत्पन्न होता है। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्वानुमान की क्षमता की। बच्चों, पूर्वानुमान की क्षमता को हम साधारण शब्दों में भविष्यवाणी करने की क्षमता कहते हैं। विज्ञान के पास ये विशेषता है कि वो भविष्यवाणी करने की क्षमता रखता है। जैसे आपने मौसम विज्ञान से आप परिचित ही हैं, आप रोज़ अपने अखबार में या अपने मोबाइल में फोरकास्ट पढ़ते हैं, मौसम की जानकारी पढ़ते हैं कि आज बारिश होगी या आज बारिश नहीं होगी, आज मौसम कैसा रहेगा, तेज़ गर्मी होगी या बादल रहेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो इसी तरह से समाजशास्त्र में भी पूर्वानुमान की क्षमता होती है। समाजशास्त्र आज की घटनाओं के आधार पर आगे क्या हो सकता है इसका पूर्वानुमान करने में सक्षम है। जैसे स्त्रियों में यदि शिक्षा की दर निम्न है तो अगर हम सही प्रयास ना करें या कोई कदम ना उठाएं जिससे कि स्त्रियों की शिक्षा में बढ़ोतरी हो, तो भविष्य में क्या होगा? भविष्य में भी स्त्रियों की समस्याओं में उत्तरोत्तर वृद्धि ही होगी और उनके उत्पीड़न, उनके प्रति अत्याचार और शोषण की समस्याएं बढ़ती ही जाएंगी। इस तरह बच्चों हमने समझा कि समाजशास्त्र अपनी प्रकृति में विज्ञान क्यों है। अब हम बात करते हैं समाजशास्त्र और सामान्य बौद्धिक ज्ञान की। समाजशास्त्र और सामान्य बौद्धिक ज्ञान, जिसको प्रकृतिवादी या व्यक्तिवादी ज्ञान भी कहते हैं, ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। सामान्य बौद्धिक ज्ञान अपरावर्तनीय है, अर्थात ये क्यों हमें रुचि नहीं रखता है, ये एक विचार मात्र होता है। लेकिन समाजशास्त्री ये विचार क्यों उत्पन्न हुआ और क्या वैसा ही है वास्तव में जैसा कि विचार उत्पन्न हुआ है, इसमें समाजशास्त्र की रुचि होती है, क्योंकि समाजशास्त्रीय ज्ञान आंकड़ों और प्रेक्षणों पर आधारित होता है। अब हम यहाँ पर एक तालिका देखते हैं बच्चों, जिसमें कि प्रकृतिवादी और समाजशास्त्रीय ज्ञान के मध्य अंतर को आप बेहतर तरह से समझ पाएंगे। यहाँ पे गरीबी एक सामाजिक समस्या है। प्रकृतिवादी या सामान्य समझ से अगर हम इसको देखें तो लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि वो काम से जी चुराते हैं या समस्याग्रस्त परिवारों से आते हैं या परिवार का उचित बजट बनाने में अयोग्य हैं या उनमें बुद्धिमत्ता की कमी है या वो कार्य के लिए स्थानांतरण से डरते हैं। ये तो एक सामान्य समझ है। और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण इसको कैसे देखता है कि समकालीन गरीबी का कारण वास्तव में उस समाज की संरचना की विसंगति है, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, और वो लोग इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं जिनके कार्य की अनियमितता होती है, जो अनियमित और दीर्घकाल जिनके कार्य की अनियमितता है और मजदूरी कम है, वो लोग इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसलिए ये एक समाज की संरचना की विसंगति है। अब हम बच्चों अपने आज के पढ़े हुए पाठ की पुनरावृत्ति करते हैं। आज इस पाठ में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि व्यक्ति समाज की इकाई है। समाज व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ये सामान्य बोध से उत्पन्न तथ्यपरक अध्ययन पर आधारित है। विज्ञान की तरह इसकी अपनी विशिष्ट अध्ययन पद्धतियां हैं। अपनी प्रकृति में समाजशास्त्र वैज्ञानिक है। आशा करते हैं बच्चों आज ये पाठ आपको भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। और अब हम आपको कुछ गृह कार्य दे रहे हैं। आप इन प्रश्नों का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। समाजशास्त्र किस प्रकार अपनी प्रकृति में वैज्ञानिक है? समाजशास्त्र का अर्थ तथा विशेषताएं लिखिए। किन्हीं दो समाजशास्त्रीय अध्ययन पद्धतियों के नाम लिखिए। व्यक्ति और समाज किस प्रकार परस्पर संबंधित है?
बच्चों, आपको ऑनलाइन अभ्यास की भी जानकारी दे दें। ये जो अध्याय है इसकी पाठ्य की सामग्री और अभ्यास कार्य आपको मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन पे उपलब्ध है। आप ये एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप को डाउनलोड करके इस अध्याय से संबंधित प्रश्नों और अन्य गतिविधियों का अभ्यास कर सकते हैं। यदि आपको किसी बिंदु पर कोई शंका हो या स्पष्टता की आवश्यकता हो तो अपने शिक्षक से ऑनलाइन ई-लर्निंग या व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस में पूछकर समाधान कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को YouTube चैनल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग पर देख सकते हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।